आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रासायनिक बल गति, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बनता ही है इस चैप्टर से, तो इसी को समझना है हमें। और क्या होता है इस चैप्टर में वो देखते हैं, क्या तरीका है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक बल गति। देखिए रासायनिक बल गति में होता है क्या है, रासायनिक बल गति में सबसे पहला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया किस दर से होती है, बल गति का मतलब होता है दर, किस दर से होती है उसको यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया में हमें, इस चैप्टर में हमें दो चीजें देखनी होंगी, एक तो रासायनिक अभिक्रिया देखनी है और दूसरा उसका दर देखना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के लिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होती है, तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं दर से। पहले अभिक्रिया की बात करते हैं। चलो ये हमारे पास में एक अभिक्रिया है, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात चल रही है। अब रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की बात चल रही है तो ये तो तुम्हें पता ही है कि अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में अगर हम चेंज की बात करें, तो परिवर्तन की बात करें, तो परिवर्तन क्या क्या हो सकता है। देखिए परिवर्तन हो सकता है सांद्रता का, परिवर्तन होता है और दाब का। मतलब अगर गैसीय रूप में हो गया तो हम दाब और सांद्रता दोनों ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और जगह पर जनरल सी बात करें तो हम जनरल सी बात किस पर लेते हैं, सांद्रता, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम देखते हैं तो अभिकारक जो होता है आर जो होता है उसकी सांद्रता ज्यादा होती है, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, अभिक्रिया किधर की ओर चल रही है, अग्रगामी दिशा में चल रही है, तो इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया। जैसे हम मान के चले t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता c है, C1 मान लो या C मान लो, और अभी अभिक्रिया नहीं हुई है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब t बराबर t पर कोई समय ले लिया मैंने, t बराबर t1 ले लिया या t ले लिया, कुछ भी ले लिया, उस जगह पर कुछ ना कुछ इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कुछ ना कुछ सांद्रता खत्म होगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो p होगा वो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, इसको मैं C1 बोल दूं और इसको अगर मैं C2 बोल दूं, तो अगर मैं दर की बात करता हूं तो दर क्या होता है, दर हमेशा कहीं पर भी लिखा जाता है तो दर जो होता है समय के साथ परिवर्तन, यही तो होता है कि नहीं होता है, समय के साथ परिवर्तन, यही तो है समय के साथ परिवर्तन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दर बोलते हैं। अब समय के साथ परिवर्तन किसका, उसी पर निर्भर करेगा, उसी पर निर्भर करेगा। तो कौन परिवर्तित होता है समय के साथ, समय तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन समय के साथ और कौन परिवर्तित होता है, तो वो है सांद्रता। तो हम इसको पूरा ले सकते हैं, सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, इस जगह पर दर कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। समय के साथ परिवर्तन जो है वही सांद्रता का, समय के साथ जो परिवर्तन है वही दर को प्रदर्शित करता है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब अगर हम बात करें दर को, तो इसके दर को कैसे लिख सकते हैं, अगर जनरल से बात करें तो दर को हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ। इसके लिए दर के लिए बात करें, मैं मान लेता हूं ए आर के दर की बात करनी है, तो आर के दर की बात करनी है तो क्या होगा, परिवर्तन। तो परिवर्तन अगर देखा जाए तो इन दोनों का परिवर्तन, मतलब किसका परिवर्तन, इसका और इसमें, मतलब इसका परिवर्तन किसमें हुआ है, इसमें हुआ है। तो अगर मैं इसको लिख दूं तो क्या लिख दूंगा, यहां पर डेल्टा से लिख दूंगा। और कितने समय परिवर्तन हुआ है, टाइम में परिवर्तन हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। तो आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर हम परिवर्तन लिखते हैं तो परिवर्तन के आगे क्या लगा देते हैं, डेल्टा लगा देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको समझने की बात करते हैं। देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम देखें तो जो दर होता है, दर, ठीक है, वह दर दो प्रकार का होता है, इस बात को समझिएगा, दो प्रकार। यानी कि दर को हम दो प्रकार से सीखते हैं। एक दर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं औसत दर, औसत दर, ठीक है। और एक होता है ताक्षणिक दर, ताक्षणिक, तो लिखा है, नहीं लिखा, ताक्षणिक दर, ठीक है। अब सही है,
ये भी गड़बड़ हो गया। जैसे पूरा 6 आएगा, ता पूरा आएगा, तात सही है, श अब सही है, गुड, सीख गया मैं ताक्षर। क्लियर। तो दो प्रकार के दर होते हैं, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज, ठीक है ना, इसको बोलेंगे एवरेज रेट, और इसको बोलते हैं इंस्टंटेनियस। क्लियर है, इंस्टंटेनियस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं INS करके लिखते हैं, IN करके आपको दिख जाएगा। अब पॉइंट उठता है कि औसत दर और ताक्षणिक दर में अंतर क्या है और क्या इनके मध्य में संबंध हो सकता है। तो देखो, औसत दर का मतलब होता है, औसत दर का मतलब होता है ज्यादा परिवर्तन, ज्यादा समय पे परिवर्तन। समझ में आ गई बात, यानी कि इसका मतलब है जहां पर समय ज्यादा हो, समय कैसा हो, ज्यादा हो, अधिक हो, यानी अधिक समय पर अगर कोई परिवर्तन देखा जाएगा, अधिक समय पर अगर कोई परिवर्तन देखा जाएगा तो उसको हम लोग औसत दर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, समय कैसा हो, निम्न, अति निम्न, निम्न, समझ में आ रहा है, बहुत ही छोटे से अंतराल, इसको ऐसे बोल सकते हो आप, बहुत छोटे से अंतराल में अगर दर देखते हो तो उसको ताक्षणिक दर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अगर समय बहुत है, अधिक अंतराल है, समय का अंतराल बड़ा है, तो उस कंडीशन पर औसत दर लिखा जाता है। और अगर समय का अंतराल अल्प है तो उस जगह पर हम लोग जो दर देखते हैं वो है ताक्षणिक दर। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप कहीं पर भी डेल्टा लिखोगे, ठीक है, कहीं पर भी आप डेल्टा लिखोगे, हम सांता के साथ ले रहे हैं, तो उस जगह पर ये जो होगा ये औसत दर को प्रदर्शित करेगा। और अगर कहीं पर आप ये लिखोगे, डीसी डिवाइड बाई डीटी लिखोगे, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ताक्षणिक दर को। अब समझ में आ गया कि नहीं, अब समझ में आ गया होगा। तो छोटा सा टाइम का अंतराल, छोटा सा समय का अंतराल जो होगा, तो छोटा समय के अंतराल में छोटा सा परिवर्तन सांता का, तो क्या कहलाएगा, ताक्षणिक। समझ में आ गई बात। और बड़ा सा समय और बड़ा सा सांता का परिवर्तन, तो ये जो कहलाएगा। जनरली अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हम हमेशा अधिकतर जो केस में होता है वो ताक्षणिक दर की बात करते हैं। और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये छोटा सा आप टुकड़ा काट लेते हो, फिर बाद में क्या करते हो, उसका इंट्रीगेशन कर देते हो, तो उससे क्या होता है, पूरा वो निकल के आता है, याद है कि नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका इंट्रीगेशन करेंगे तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो यानी कि इसका हमें मतलब हुआ कि दर कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को हम लोग यहां पर सीख गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट। अब देखो, आपके पास में एक अभिकारक है और एक उत्पाद है। अब गौर से समझने की कोशिश करिएगा, एक अभिकारक है और एक हमारे पास में उत्पाद है। अभिक्रिया होगी, अभिकारक खत्म होगा, उत्पाद बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उत्पाद खत्म होगा अभिकारक बनेगा। ये अभिक्रिया किधर की ओर जा रही है, अग्रगामी दिशा में जा रही है, एरो इधर है, तो यानी अभिकारक होगा और ये उत्पाद होगा। अब मैंने क्या किया, कोई एक टाइम टी ले लिया, T1 ले लिया, सपोज दैट, ठीक है। अब T1 टाइम ले लिया, तो यहां पर मैंने इसकी सांता ले ली है, यहां पर इसकी सांता मैंने मान लेते हैं, सपोज दैट इस जगह पर इसकी सांता C1 है और इसकी सांता C2, मतलब अभिक्रिया चल चुकी है, हम लेट हो गए, है ना। जैसे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो लोग लेट हो जाते हो, चैप्टर का नाम हमने ले लिया, ऐसे होता नहीं होता, लेट हो गए, तो हम मान लेते लेट हो गए भाई, यहां C1 था, यहां C2 था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब टाइम हमने सेकेंड ले लिया, दूसरा टाइम ले लिया, अब दूसरा टाइम देख लिया, T इक्वल टू T2। अब T इक्वल टू T2 पे क्या होगा, फिर से अभिक्रिया प्रारंभ होगी, मतलब अभिक्रिया चल रही है, तो सांता का परिवर्तन होगा। तो मान लेता हूं यहां पर C3 हो गया और मान लेता हूं यहां पर C4 हो गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, C1, C2, C3, C4 में अगर मैं C1 और C3 में कंपेयर करूं, किस में कंपेयर करूं, इसमें, क्लियर है। तो बताओ बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बताओ कौन बड़ा है, C1 बड़ा है, किससे, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है।
अगर मैं C2 C4 में कंपेयर करूं तो कौन बड़ा हो गया? C4 बड़ा होगा C2 से। ये सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। और टाइम में अगर देखा जाए तो टाइम किसका बड़ा होगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, टाइम ज्यादा ही होगा। ये बात समझ में आ गई? चल अब मैं एक काम करता हूं, मैं करता हूं आर की औसत दर। मुझे आर की औसत दर बतानी है। आर की औसत दर, आर मतलब अभिकारक। क्या करूंगा मैं? परिवर्तन देखूंगा, परिवर्तन देखूंगा। और परिवर्तन कैसे लिखूंगा इसको? मतलब मैं लिखूंगा डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यही लिखूंगा, डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और परिवर्तन जब भी हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। आया ना? अंतिम माइनस प्रारंभिक। और जैसे ही हमने अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखा है तो इसी अंतिम पर समय जो फाइनल हो गया और जो इनिशियल हो गया वही तो लिखा जाएगा। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? क्लियर हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, यहां भी हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो कैसे लिखेंगे? सोच के देखो, क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? फाइनल माइनस इनिशियल हो गया तो क्या लिखा जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? बराबर बराबर कितना है? फाइनल कौन सा है? फाइनल हो गया C3। हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां कितना होगा? C3 माइनस कितना हो जाएगा? C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T। ये किसकी आ गई है? आर की औसत। बोलो समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं, सपोज दैट किसका लिख लेते हैं? हम लिख लेते हैं P का। तो अब यहां पर पढ़ेंगे, यहां क्या होगा? P की औसत। समझ गए हो? P की औसत। अब ये भी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होगा। होगा कि नहीं होगा? डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। और यहां भी होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सा है? बहुत बढ़िया। इनिशियल कौन सा है? डिवाइड बाई कितना होगा? बोलो, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? दोनों का अंतर अपन ने देख लिया, दोनों की चीजें अपन ने देख ली। यहां तक कोई अंतर नहीं? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक काम करो, जरा गौर से एक चीज और देखो। क्या कि आपने जब आर की दर लिखी है तो आर की दर में आपने C3 माइनस C1 लिखा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज यहां पर सीखी है कि C3 और C1 की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं C3 और C1 की बात कर रहा हूं तो C3 यहां छोटा है और C1 यहां पर बड़ा है। आया ना? है कि नहीं है? ये बात समझ में आ गई है? यानी C3 माइनस C1 लिखा हुआ है, जिसमें से C1 क्या है? बड़ा है, और C3 क्या है? छोटा है। ये बात समझ में आ रही है? अब मामला गंभीर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब तो यहां पर मामला आ गया ऋण में ना? अरे आ गया कि नहीं आ गया? यहां मामला आ गया ऋण में। और दर कभी ऋणात्मक नहीं होती। दर कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? उल्टा कर दो, कर दो उल्टा। आप बिल्कुल उल्टा कर दो, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? C1 पहले लो, C3 बाद में ले लो। लेकिन अगर C1 पहले लोगे तो समय भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय पे जो शांता है उसी को तो लोगे ना यार। है भाई, जिस समय पे जो शांता है उसी को तो लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि शांता अलग परिवर्तन हो रहा है, समय अलग परिवर्तन हो रहा है। नहीं, नियम ये कहता है, नियम ये कहता है कि परिवर्तन हमेशा हम उसी के सापेक्ष लेते हैं। समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही सापेक्ष लेते हैं। मुद्दा है, गंभीर है। क्या करें? ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा होना चाहिए। तो इसमें एक तरीका किया गया। क्या तरीका किया गया? उन्होंने कहा कि देखो यार, ये मुसीबत तो होगी। किसके लिए होगी? अभिकारक के लिए ये मुसीबत तो होगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो ना, तुम अभिकारक को ऐसे पढ़ लो ना, एक माइनस पहले से लगा लो। जैसे अभिकारक दिख जाए तो उसके आगे पहले से माइनस लगा दो। अब जैसे ही माइनस पहले से लगा दोगे तो C3 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 हो गया काम। बोलो, अंदर का ऋणात्मक मान निकल के आएगा, ये ऋणात्मक मान निकल के आएगा। एक ऋण पहले से लिखा हुआ है, ऋण और ऋण कैसे हो जाएंगे? धन हो जाएंगे। इसका मतलब आर की औसत दर धनात्मक निकल के आएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब
हम अभिकारक जब लिखेंगे, उसकी जब दर लिखेंगे, उसके आगे ऋणात्मक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभिकारक जो लिखेंगे उसके आगे जब भी दर लिखेंगे उसके आगे हमें ऋणात्मक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऋणात्मक आपने नहीं लगाया तो उस स्थिति में वो कैसा हो जाएगा, उस स्थिति में मामला गंभीर हो जाएगा। औसत दर कैसी चली जाएगी, ऋणात्मक चली जाएगी, जो कि पॉसिबल। आ रही है बात समझ? अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है क्वेश्चन के रूप में कि इस ऋणात्मक का मतलब क्या होता है। अब ये तो कहोगे सर इसका क्या मतलब है, वो तो उसने लगाया हमने लगा दिया, उसने लगाया हमने लगा दिया, तो क्या इसका कोई मतलब है? तो जवाब है मतलब है। और जवाब क्या है इस मतलब का? इस ऋणात्मक का मतलब होता है प्रवणता। एक नया शब्द यहां पर आपका जुड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रवणता। मतलब ढाल, मतलब ढाल। समझ में आ रही बात? ढाल, प्रवणता, ढाल, स्लोप जो बोलते हैं। ये ऋणात्मक जो है हम ये कहेंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि उसका मतलब था हमें धनात्मक था और धनात्मक के लिए हमने आगे ऋणात्मक लगा दिया इसलिए धनात्मक कर दिया, नहीं ये नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि क्योंकि अभिकारक जो है उसकी ढाल ऋणात्मक होती है, अभिकारक जो है उसकी ढाल ऋणात्मक होती है, इसलिए वो ऋणात्मक जो साइन लगाया है वो उसकी ढाल को प्रदर्शित करता है। और इसी प्रकार से उत्पाद के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये धनात्मक है। तो यानी कि जो उत्पाद होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, उसका जो स्लोप है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ में आया कि नहीं? तो अब चलो देखते हैं यार ये कैसे आ गया। तो आओ इसको आगे समझाता हूं मैं आपको। यहां देखो, हम बात कर रहे हैं अभिकारक के लिए, आर के लिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं आर के लिए, और आर के लिए ग्राफ से इस चीज को समझ सकते हैं, तब आपको कहानी समझ में आ जाएगी। एक ग्राफ ले लिया मैंने, और इस ग्राफ में मैंने यहां पर ले लिया है सांद्रता, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यानी कि समय और सांद्रता का जो हिसाब किताब है उसको मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो इस ग्राफ को कि इस ग्राफ में होता क्या है। अभिकारक है, इसकी सांद्रता ज्यादा होगी होगी और समय के साथ सांद्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ निकल के आता है वो ग्राफ ये निकल के आता है। इसका जो ग्राफ निकल के आता है वो ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आता है। अरे क्या है भाई, तुम क्यों परेशान हो? अच्छा, अरे अपने आप, ओ भाई, अरे अच्छा, मुझसे ज्यादा होशियार हो गए तुम लोग। कब ज्ञान प्राप्त किया तुम लोगों ने? हल्के हाथ से चलाओ, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ग्राफ ऐसे जाता है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक की सांद्रता का परिवर्तन है, ये अभिकारक की सांद्रता का परिवर्तन है समय के साथ। नीचे की ओर जाता है, ये प्रॉपर नीचे की ओर जाएगा ये। ठीक है, एक बार और ट्राई मारेंगे अपन, थोड़ा दूर से मारेंगे ट्राई, फिर से आ गया, अब ठीक है, अब सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी बेचारा कह रहा कितना पढ़ोगे यार। चलो ठीक है, ये हो गया परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन सांद्रता का। अब देखो हमारे पास क्या क्या था, क्या क्या था हमारे पास में, एक टाइम t1 था, है ना, t बराबर t1, यहां सांद्रता कितनी थी, समझ गए? ठीक है भाई, एक और टाइम कितना था, है ना, सांद्रता वहां कितनी है, C3, C1 C2 C3 C4। देखो मुझे याद है, तुम लोग भूल गए इतनी देर में। C3 बताओ, C1 बड़ा C3 छोटा, टाइम के साथ घट रहा है, घट रहा है टाइम के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताओ, ये बात तो हमने यहां तक बता दी, लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि छोटा सा अंतराल क्या होगा, छोटा सा अंतराल क्या होगा?
तो छोटा सा अंतराल ये होगा, एक छोटा सा अंतराल ये ले लो, बोलो हाँ या ना। यहां से कट कर ले छोटा सा, ये हमने थोड़ा टाइम ले लिया और यहां पर हमने, बोलो हाँ या ना, ये हो गया छोटा सा अंतराल, हो गया। मतलब C1 C3 से लोगे तो औसत दर आ जाएगा, और इस छोटे से अंतराल से लोगे तो ताक्षणिक दर आ जाएगा। और इस ताक्षणिक दर पे इस पॉइंट को अगर हम देखें तो एक चीज समझो, ये कैसे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये स्लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको स्लोप? तो स्लोप कैसा हो रहा है, नीचे की ओर, ढाल किधर की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भैया ये ढाल को जो प्रदर्शित किया था ना, ये जो ढाल है ये ऋणात्मक है, तो नेगेटिव मतलब ये ढाल। अब आया समझ में? नेगेटिव मतलब ये ढाल। तो इसके लिए अगर मैं कहूं, इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, dc डिवाइड बाई dt। मतलब जब भी अभिकारक देखो उसके आगे ऋणात्मक लगा दो, ऋणात्मक का मतलब उसके ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आ रही बात? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? चलो अब प्रोडक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। ये किसके लिए देख लेते हैं, हम देख लेते हैं P के लिए। ये बात समझ में आ गई है। अब हम देख लेते हैं P के लिए। तो P के लिए क्या होगा, P के लिए वही कंडीशन है, यहां पर कंसंट्रेशन हो गया, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो गया, तो बढ़ेगा ना, उत्पाद तो बढ़ेगा, तो उत्पाद देखो ऐसे बढ़ता है। समझ में आ गई? खत्म ऐसे होता है, बनता है ऐसे। दोनों को एक साथ करोगे तो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ दिख जाएगा आपको, यूं वाला यूं वाला। समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, चोंच वाला एक ऐसे ही बनता है और एक ऐसे, दोनों क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने अलग कर दिया। हाँ, तो अब जब यहां देखना स्टार्ट करो, इस जगह पर देखना स्टार्ट करो कि यहां सिचुएशन क्या हो रही है। अब एक बार मुझे बताओ, टाइम ले लेता T1 और यही कंडीशन यहां ले लेता हूं, यहां टाइम T इक्वल टू T1, तो उस जगह पर कितनी थी वहां पर C2, और अब टाइम और आगे बढ़ा लेता हूं, चलो मैं मान लेता हूं यहां पर T इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, T2, तो यहां कितना था, बढ़ रहा है ना भाई, बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ स्लोप किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। इसका मतलब ये पॉजिटिव स्लोप को दिखा रहा है। अब आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी नहीं है? चलो नोट करो फिर आगे बता। ठीक है, चलो तो यहां तक आपको एक बात समझ में आ गई कि हम दर को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं और क्या तरीका होता है दर में प्रदर्शित करने का, कि औसत दर क्या होता है, ताक्षणिक दर क्या होता है। सामान्यतः हम अभी बता दें आपको कि अधिकतर हम लोग ताक्षणिक दर के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू निकलती है ताक्षणिक दर से, इंटीग्रेशन करने के बाद निकलती है। चलो फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं ए से हमने कोई उत्पाद यहां पर बना दिया, ए से उत्पाद हमने यहां पर बना दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने लिया टी बराबर ले लिया 5 सेकेंड, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन था 0.1 m। ओ भाई बात नहीं, ठीक है, 0.1 m इसका कंसंट्रेशन था, यानी ए का जो कंसंट्रेशन था वो था 0.1 m, ठीक है। अब t इक्वल टू 10 सेकेंड देखा, 10 सेकेंड देखा, तो यहां कंसंट्रेशन आ गया 0.025 m। तो पूछा गया ए की दर क्या होगी, ए की दर क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन महसूस हो गया होगा कि ए की दर क्या होगी। कर लोगे? सिंपल है। कैसे करेंगे ए की दर को निकालने के लिए? क्या करेंगे, अब सामान्य लिखा है तो ए की दर मतलब औसत दर, टाइम के हिसाब से पूछ रहा है वो, तो औसत दर निकाल लें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई हमें इंटीग्रेशन से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम निकाल देंगे औसत दर, तो औसत दर बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अच्छा किसका है ये, किसका है, ए कौन सा है, अभिकारक, तो माइनस हम पहले से ध्यान रखना है, इसको लगा के चलना, प्रैक्टिस में रख लेना है इसको, क्या पहले से माइनस, क्लियर है, पहले से माइनस लगा के ही चलना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो माइनस आंसर लगा के आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो गया, अब बताओ क्या होगा यहाँ पर 0.025 माइनस कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना हो गया 10 माइनस 5। बोलो आ गया समझ में? अब तो हल कर लोगे इसको, कितना आ गया 0.075, यही तो आएगा है ना, और प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 0.075 डिवाइड बाई कितना आ गया 5। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, बोलो कोई डाउट यहाँ तक, पक्का हो जाएगा ना, आंसर यहाँ से निकल जाएगा।
सिंपल सा क्वेश्चन था, परिवर्तन निकालना था, दोनों का परिवर्तन निकाल लिया, समय का परिवर्तन निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारे वहां पर औसत जो दर होगी वो ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या गड़बड़ हो गया? सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? पक्का? चलो ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अब मैंने मान लिया ए से अभिक्रिया बी में कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को, ए से अभिक्रिया हम बी में कर रहे हैं, ए से बी में अभिक्रिया हो रही है, क्लियर है? तो ए से बी में अभिक्रिया कर रहे हैं। देखो अभिक्रिया रेट की दर की बात करें तो हम दो दर को दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक दर वो जो किसी अकेले का है, एक दर वो जो पूरी अभिक्रिया का है। दो बातों को समझिएगा, एक दर वो जो अकेले का है, एक दर वो जो पूरी अभिक्रिया का है, क्लियर है? तो अकेले का दर और अभिक्रिया का दर में अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है ये मैं अभी थोड़ी देर बताऊंगा, पहले मैं काम करता हूं अकेले वाले की बात। तो चलो यहां ए से बी में परिवर्तन हो रहा है, अब ए से बी में परिवर्तन हो रहा है तो ए किसी दर से बी में परिवर्तित होगा, तो ए से दर में बी में परिवर्तित होगा, मैंने यहां पर लिख दिया इसको आर ए, क्लियर है? बी भी किसी दर से परिवर्तित होगा तो इसको मैंने क्या बोल दिया? आर बी। समझ में आ गई बात? इसको बोल दिया आर ए, इसको बोल दिया, समझ में आ गई बात? और इसी आर ए को मैं कैसे लिख रहा हूं वो भी ध्यान रखो, इधर ध्यान रखो, आर ए को कैसे लिख रहा हूं मैं? आर ए को मैं लिख रहा हूं डी अपॉन डी टी, कौन सा? ताक्षणिक। मैंने कहा ताक्षणिक पर फोकस करो ज्यादा, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है? डी अपॉन डी टी किसकी बात कर रहा हूं? ए के लिए, इसके आगे क्या लगा दूंगा? आ गया समझ में? बोलो क्लियर है? और आरबी के लिए क्या लिख रहा हूं? आरबी के लिए क्या लिखूंगा? अब पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, यहां क्या होगा? डी अपॉन डी टी ऑफ, बोलो समझ में आया? क्लियर? तो यहां पर जो बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी अभिकारक के आगे ऋणात्मक रूप में अगर कोई दर लिखा होता है, किसी अभिकारक में उसके d अपॉन डी टी ऑफ ए यानी इस रूप के आगे माइनस लिखा होता है, तो यह उसके ए के विलुप्त होने की दर होती है, होने की दर कहलाती है, विलुप्त होने की दर कहलाती है। डिसअपियरेंसेस ऑफ ए, इंग्लिश में बोलेंगे डिसअपियरेंसेस ऑफ ए, क्लियर? ऋणात्मक के साथ, ऋणात्मक मत छोड़ देना, गलती कर जाते हैं बच्चे, ऋणात्मक छोड़ के चले जाते हैं, फिर कहते हैं आंसर ऋण आ गया, फिर बोले यार नेगेटिव रिजल्ट आ गया, फिर लोग बोले जिंदगी ऋणात्मक हो गई हमारी। तो एक ऋण कितनी जगह ऋण कर जाता है सोचो, तो ऐसा ऋण मत छोड़ना है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? साथ में लेके जाना, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ ए, ये ए के विलुप्त होने की दर होगी, और उधर क्या हो गया आपके पास में प्लस है, तो यहां पर हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा? बी के निर्माण की दर, समझ में आ गया? हाँ, बी के विनिर्माण की दर। मुझे लगा तुम लोगों को अविलुप्त नया शब्द बोले सर ये विलुप्त, तो ये अविलुप्त, तो अविलुप्त नहीं है भाई, निर्माण हो रहा है, समझ में आ गई बात? तो बी के निर्माण की दर ऐसे लिखा जाता है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? जैसे कोई मान लेते हैं, कोई एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, यहां लिखा 2a और यहां लिख दिया 3b, क्योंकि स्टैक्योमेट्री आ गई, स्टैक्योमेट्री आ गई, 2 और 3 है ना? तो दिमाग घूम रहा होगा, मत घुमाओगी, अभी मत घुमाओ, जब मैं बोलूंगा घुमाओ तब घुमाना है। अभी तुम सिर्फ इतना लिखो, मैंने तुमसे पूछा विलुप्त होने की दर बता दो भाई साहब, ठीक है? तुम लिखोगे माइनस, फिर लिखोगे डी अपॉन डी टी, फिर क्या लिखोगे? ए, ठीक है? वो जो आगे लिखा है भूल जाओ थोड़ी देर के लिए उसको, क्लियर? यहां पर सीधे सीधे लिख दो ए के विलुप्त होने की दर, यहां लिख दिया ए के विलुप्त होने की, बोलो आ गया समझ में? क्लियर? और बी के लिए बोलोगे तो डी अपॉन डी टी ऑफ बी, यहां पर क्या बोलोगे बच्चों? बी के निर्माण की, समझ में आया? निर्माण की, कंफ्यूजन नहीं रखना है। विलुप्त होने की दर, निर्माण की दर में इसका कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो अब लेना देना कहां है वो भी देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता फिर तो यार, वो तो सर फिर क्यों दे दिया आपने?
दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। आओ आगे बताता हूं। चलो यहां पर मैं ले लेता हूं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ए से टू बी कर लेता हूं, फिर वो आपको वो बात भी समझ में आ जाएगी। ए से टू बी, ठीक है। क्या है? निर्माण की दर देखनी है। क्या है? विलुप्त होने की दर देखनी है। ठीक है, ठीक है। इसकी हमने दर ले ली, इंडिविजुअल दर ले ली। इसकी क्या ले ली मैंने? आर ए। इसकी क्या ले ली मैंने? आर बी। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब जरा सोचो, एक तरह से सोचो, ए यहां खत्म हो रहा है, बी यहां बन रहा है। ए यहां खत्म हो रहा है, बी यहां बन रहा है। इसकी दर आर ए है, इसकी दर आर बी है। क्या दोनों समान होंगे? क्या दोनों समान दर से बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं? अरे नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? जब तक, भाई यहां तक तो हो जाएंगे, अगर यहां बात करोगे तो यहां हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की रस समीकरण मिति कितनी है भाई? 1 है। 1 किलो कोई चीज डाली और 1 किलो बन गई, तो भैया दोनों बराबर बराबर है ना यार। लेकिन यहां पर मामला गंभीर हो गया। इसका मतलब है 1 मोल ए खत्म होकर 2 मोल बी बना रहा है। अरे हाँ है ना? 1 मोल ए खत्म होकर 2 मोल बी बना रहा है, यानी कि इसका मतलब है आर ए का मान आर बी के बराबर नहीं होगा। अब मैं तुमसे पूछूं, यार ये आर ए और आर बी में संबंध बता सकते हो क्या? आर ए और आर बी में क्या संबंध बता सकते हो क्या? दोनों के दर समान नहीं है तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि यार ये दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर होंगे तो कुछ ना कुछ गुणा भाग होगी। तो सोच के बताओ कि आर ए बराबर कितना आर बी, या आर बी बराबर कितना आर ए है? आर ए बराबर कितना आर बी और आर बी बराबर कितना आर ए? बताओ। आर बी बराबर 2 आर ए। अरे भाई साहब, आर बी बराबर 2 या आर ए बराबर 2 आर बी। पहला सही है कि दूसरा सही है? दोनों लिख दिए मैंने, ये और ये है। जवाब है पहला सही है, दूसरा गलत। अरे भाई ये ए है, ये बी है। क्लियर है? मुझे बताओ दर किसकी ज्यादा होगी? अरे यार जो ज्यादा बनेगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी की दर ज्यादा होगी। अरे हाँ या ना? होगी कि नहीं होगी? और उसकी दर ज्यादा होगी तो कब दर ज्यादा होगी? जब सामने वाले में गुणा करोगे। नहीं आया समझ में? भाई आर बी ग्रेटर देन आर ए होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये समझो। जिसके मोल ज्यादा उसकी दर ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा उसकी दर ज्यादा, जिसका रस समीकरण मिति ज्यादा उसकी दर ज्यादा। मतलब आपका दर, मैं मान लेता हूं एग्जाम का दर 2 गुना हो जाए, तो पढ़ाई कम करोगे रिजल्ट 2 गुना आ रहा है। ऐसा नहीं होता है? अच्छा उल्टा होता है कि पढ़ाई 2 गुना करके आते हैं, रिजल्ट आधा आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके ओके ठीक, समझ गया। मैं भावनाओं के साथ खेल गया तुम्हारी, हाँ याद भूल गया। तो जिसकी दर ज्यादा होगी, आरबी की दर आर ए से ज्यादा है, तो बराबर कब करोगे? गुणा किसमें करोगे? अगर इसमें डिवाइड कर दोगे तो कम हो गई। अब आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अगर हमें दोनों की दर को अगर बराबर करना है तो मुझे उसके मोल से गुणा करना पड़ेगा। इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो। सिंपल तरीके से क्या है कि किसी की दर किसी के समान बराबर करनी है, तो उसके जो मोल्स है उसका गुणा उसमें कर दो। क्या कहा? उसके मोल्स उसमें गुणा कर दो। अरे आया समझ में? उसके मोल का उसमें गुणा कर दो। किसमें? उसके दर में गुणा कर दो। समझ में आया कि नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों के लिए समय तो समान होगा कि नहीं होगा? दोनों के लिए समय तो समान होगा कि नहीं? बस तुम्हें क्या करना है, दिमाग में क्या रखना है, उसके मोल को उससे गुणा करना। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेता हूं यहां पर मैंने ले लिया 2a से यहां पर मैंने ले लिया 3b। चलो बताओ 2a से 3b, यहां कितना हो गया मेरा? ra। यहां कितना हो गया? rb। बताओ ra और rb को बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। गड़बड़ हो रहा है? क्या होगा? कौन बड़ा है पहले तो ये बता दो मुझे। आरबी बड़ा है। किससे आरबी बड़ा है?
कंफर्म है। तो इसका मतलब आरबी बराबर कितना आ रहे, तो अब तुम्हारे दिमाग में कीड़ा बैठेगा 2/3 3/2, यही तो चल रहा है 2/3 3/2। अरे हाँ या ना, 2/3 3/2 कि 2/3 लिखूं कि 3/2 लिखूं? तो बेटा 2/3 लिखोगे तो छोटा हो जाएगा, तो लॉजिक लगा लो यार, कितना हो गया 3/2। आया समझ में? समझ में आया? अच्छा चलो, अगर नहीं आ रहा एक और तरीका वंस मोर, अपने पास बहुत तरीके हैं, चिंता मत करो, एक तरीका और ले लो, चलो इसी को एक और तरीके सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग बोले सर हमारा इतना नहीं है, जुगाड़ बता दो, है ना? हाँ देखा, कुछ मत करो, एक तरीका बता रहा हूं, एक और तरीका, आरए लिख दो और जितने आगे रस समीकरण मिति है उससे भाग दे दो। जितना आरए लिखा है उसके रस समीकरण मिति से भाग दे दो, मतलब जितना आगे लिखा है उसको नीचे लिख दो। समझ में आया? जितना आगे लिखा है उसको नीचे से भाग, उसमें नीचे संख्या में भाग दे दो। यहां कितना आ गया? देखो जादू आ गया ना, टेंशन खत्म। बोले नहीं लग रहा सर हमारा दिमाग पता नहीं क्या कर रहे हो, ये बन रहा है वो बन रहा है ये बन रहा है। बोले ले ये बन रहा है, बोले ये तो कर लोगे ना, क्लियर? यहां बताओ क्या होगा, बताओ। RA/2 बराबर RB बाई, अब मुझे चाहिए क्या? मुझे RB चाहिए, लो भैया RB बराबर कितना हो गया? 3/2 आ गया। अब आया समझ में? खत्म, समझ गए, है ना? बिना दिमाग का काम कर दिया अपन ने, ठीक है? क्या रखना है, क्या दिमाग में रखना है? जो संख्या है उसके नीचे डिवाइड कर दो और दोनों को बराबर कर दो। अब क्यों, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्यों? क्योंकि दर जो होती है वो प्रति मोल होती है। क्या कहा मैंने? दर जो होती है वो प्रति मोल पर निर्भर करती है। दर जो होती है प्रति मोल पर निर्भर करती है। आपने नीचे डिवाइड कर दिया, इसका मतलब समझ रहे हो ना आपने किया है, लॉजिकल क्या किया है, आपने प्रति मोल कर दिया है उसको। अरे हाँ या ना, ये 2 गुना था, ये 3 गुना था, तो प्रति करने के चक्कर में क्या किया आपने, इसमें 2 का डिवाइड कर दिया। बोलो हाँ या ना? इसमें कितने का डिवाइड कर दिया? 3 का। अरे जितने उतने से डिवाइड कर दिया ना। और मैंने कहा दर आगे वाली संख्या पर निर्भर तो करता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था दर लिखने के लिए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसी से फायदा एक और मिल सकता है, देखो अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं। मैंने यहां लिखा A से 2B, ये लिखा, ठीक है? यहां पर लिखा मैंने, क्या लिखा बच्चों, यहां पर मैंने क्या लिखा? RA, बोलो हाँ या ना? यहां क्या लिखा मैंने? RB, ठीक है? मैंने यहां पर बना लिया, क्या बना लिया? RA/1 इक्वल टू RB/2, बोलो हाँ या ना? अब RA बराबर कितना होगा? RA बराबर, देखो RA क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना ये, तो -D/dt ऑफ A है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? और RB बराबर कितना हो गया? RB बराबर हो गया प्लस D/dt ऑफ B। बोलो आ गया समझ में? बोलो समझ में आ गया? इसको उठा के यहां रख दो, तो ये हो जाएगा -D/dt ऑफ A इज इक्वल टू +1/2 D/dt ऑफ B। बोलो हो गया ना काम की बात? इस पर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, क्वेश्चन आ जाता है। क्या किया अपन ने? उसको डिवाइड, मतलब जहां पर आ रहे था वहां पर अपन ने D/dt ऑफ B रख दिया। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी इस जगह पर? कर लोगे? चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं तो आपको पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है N2 + 3S2 इज फॉर्म टू 2NH3। ये रिएक्शन दे दी मैंने, क्लियर है? और प्रश्न ये पूछा गया इनके दरों के मध्य में संबंध, ठीक है? 4 ऑप्शन होंगे बेसिकली, तो मैंने 4 ऑप्शन नहीं बनाए, हम संबंध निकालना है भाई हमको। क्या करेंगे? नींद आ रही बेटा तुझे? यहां क्या लिखेंगे? RN2, बोलो हाँ या ना? यहां क्या लिखेंगे? RS2, हाँ या ना? यहां लिखेंगे RNS3, बोलो हाँ या ना? अच्छा पहले एक क्वेश्चन मुझे बता दो, इसमें दर सबसे ज्यादा किसका होगा? दर किसका सबसे ज्यादा होगा? जिसके मोल ज्यादा उसके दर ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा उसके दर ज्यादा। किसका दर सबसे ज्यादा होगा? H2 का। फिर किसका होगा? अमोनिया का। और फिर किसका होगा बच्चों? बहुत बढ़िया, ये भी हम सीख गए। आया ना? अगली बात, अब मुझे इनको बराबर करना है। कैसे लिखूंगा? R of N2 डिवाइड बाई 1,
इक्वल टू R of H2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू R of NH3 डिवाइड बाई 2। बोलो हो गया। और अब इसके लिए N2 क्या लिखूंगा, D अपॉन dt ऑफ N2। अरे हाँ है ना, N2 माइनस माइनस अभिकारक है, माइनस 1 अपॉन 3 D अपॉन dt ऑफ H2। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इज इक्वल टू अब प्लस 1 अपॉन 2 D अपॉन dt ऑफ NH3। बोलो आ गया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। और यही जो होता है यही अभिक्रिया की दर भी कहलाती है। बराबर हो गया अभिक्रिया की दर, यानी कि जब आप इसको बराबर करोगे, जब आप इसको बराबर करोगे तो यही अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है तो सबसे बड़ा तरीका है इसको बराबर कर दो और यही अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो कैसे घूमेगा। जैसे मान लेते कि मैंने ये मान दे रखा था आपको D अपॉन dt ऑफ NH3, ये निर्माण का मान दे रखा था, क्लियर है, और मैंने पूछा अभिक्रिया की दर क्या होगी, बताओ कर लोगे? या अभिक्रिया की दर दे दूं और मैं पूछ लो कि बताओ इसके निर्माण की दर क्या होगी, कर लोगे? चलो इस पर आएंगे प्रश्न में, पहले इतना नोट कर लो, नोट करो। अब एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो 2SO2 प्लस O2 इज द फॉर्म ऑफ 2SO3। सुनना मेरी बात को, ये क्वेश्चन लिया। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके मैं आपको 2 दे सकता हूं, 3 भी दे सकता हूं। चलो पहले ही हल कर लेते हैं। मान लेता हूं मैंने यहां पर SO3 के निर्माण की दर दे दी, सुनना, SO3 के निर्माण की दर दे दी, निर्माण की दर, ठीक है, मैंने मान लिया 2 इंटू 10 टू पावर -4, ये हो गया। तो मैंने पूछा कि भैया SO2 की दर बता दो और O2 की दर बता दो, ठीक है, SO2 की दर बता दो और O2 की दर। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट भी बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, कर सकते हो आप लोग, बिना डायरेक्ट देखे हुए कर सकते हो। कैसे? इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, RSO2, अरे हाँ है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, R of O2। बोलो हो गया, समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने बोल दिया R of O2 और इसकी कितनी होगी, R of SO3। बोलो समझ में आ गया। अब तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें क्या दिया गया है, SO3 दिया गया, तो हमें क्या कर दें, सिंपल तरीका मैंने बताया था बिना दिमाग लगाने वाला, डिवाइड बाई 2 कर दो। बोलो हाँ है ना, बराबर क्या कर दो, डिवाइड बाई 1 कर दो। बोला हाँ है ना, डिवाइड बाई 2 कर दो। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। क्या दिया हुआ है, SO3 का दिया हुआ, ये वैल्यू दे रखी है, क्या चाहिए मुझे, R of O2 चाहिए। बोलो आ गया समझ में, क्या कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, कर दूंगा 1/2। बोलो समझ में आया, यानी क्या कर दिया यहाँ पर 1/2 इंटू SO3 कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर -4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, पक्का। यानी कि हमें ये चाहिए तो जिसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 टू पावर -4। मुझे क्या चाहिए, SO2 चाहिए, SO2 और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब कितना होगा, 2 इंटू 10 टू पावर -4। क्लियर है। अगर मुझे उससे हल करना है, अगर मैं चाहूं तो इससे भी हल कर सकता हूं, -1/2। बोलो ऐसे भी तो कर सकता हूं, D अपॉन dt ऑफ SO2 इक्वल टू वहां पर हो जाएगा प्लस 1/2 D अपॉन dt ऑफ SO3। बोलो हाँ है ना, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस D अपॉन dt ऑफ SO2 मुझको चाहिए, ये वैल्यू मेरे पास में है, कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू पावर -4। कैसे हल हो गया, यहां पर हल करूंगा, यहां पर क्या करूंगा, यहां पर D अपॉन dt ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/2। बोलो हाँ है ना, D अपॉन dt ऑफ SO3। आपको जो अच्छा लगे, आपको सीधा सीधा तरीका अच्छा लग रहा है, सीधा सीधा सॉल्व करो, आपको घुमा के तरीका अच्छा लग रहा है, आप घुमा के, ठीक है। कितना होगा, 1/2 इंटू SO3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 10 टू पावर -4, यानी कि वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 10 टू पावर। तो चाहे ये लगा लो और चाहे ये, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट भी कैसे लगा सकते हो, देखो डायरेक्ट भी ऐसे लगा सकते हो। एक बात मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू है, ये आगे लिखा है ना, मुझे O2 के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, मुझे O2 के लिए चाहिए। तो आप एक बार मुझे बताओ, इसको बराबर कर दे, इसको बराबर कर दे तो क्या हो जाएगा, R of SO3 और ये संख्या किसके आगे रख दो, इसके आगे रख दो। मैंने कहा इसकी संख्या इसके आगे रख दो, इसके आगे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2O2 हो जाएगा। देखो यही तो है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, SO3 इज इक्वल टू 2O2।
जो अच्छा लगे। तरीका समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, बात नहीं बिल्कुल भी, H2 प्लस I2 इज फॉर्म 2HI। क्लियर है? अब मैंने यहां पर पूछा, मैंने यहां पर दिया रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना? रेट ऑफ द रिएक्शन 2 इंटू 10⁻⁻⁴। पूछा रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस। देखो वर्ड समझिएगा, वर्ड समझिएगा, वर्ड समझिएगा कि रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस ऑफ H2 क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस ऑफ H2 क्या होगा, यानी कि विलुप्त होने की दर। क्या कहा मैंने? विलुप्त होने की दर, d/dt ऑफ H2, विलुप्त होने की दर पूछ रहा हूं, कर लोगे? मैंने आपसे पूछा विलुप्त होने की दर I2 की कितनी होगी, कर लोगे? बोलो हाँ या ना, हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। क्लियर है? और मैंने आपसे पूछा निर्माण की दर HI की कितनी होगी, बताओ? प्लस 1/2 d/dt ऑफ HI। बोलो आ गया समझ में? निर्माण की दर हो जाएगा ना, सीधा सीधा कर लोगे। उसको क्या कर दोगे, उसके जिसको जो चाहिए, जिसको जो चाहिए उसके बराबर कर दोगे। अरे जिसको जो चाहिए उसको उसके बराबर कर दोगे। यही किसके बराबर होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैंने आपसे कहा H2 के लिए क्या होगा, देखो माइनस छोड़ना नहीं है, विलुप्त की बात चल रही तो माइनस छोड़ना नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, ऑप्शन में गड़बड़ी कर सकता है वो। ठीक है, एक प्लस का दे दे, एक माइनस का दे दे, तो माइनस को लेना है, तो यहाँ कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। यहां देख लो माइनस d/dt ऑफ I2 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस d/dt ऑफ HI कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई। आगे समझ में? सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। अब मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास में आ गया N2 प्लस 3H2 इज फॉर्म टू 2NH3। एक ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, उसी को लेके जाना। चलो, तो यहां पर क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 से 2NH3 है, और यहां पर दिया गया है -1/2 d/dt ऑफ N2 इज इक्वल टू K1 अमोनिया। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यहां पर है -1/3 d/dt ऑफ H2 इज इक्वल टू K2NH3। ठीक है, और थर्ड है d/dt ऑफ NH3 इज इक्वल टू K3NH3। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन पूछा गया रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। तो क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3, मतलब K1, K2 व K3 में संबंध। बोलो हो जाएगा? कैसे करेंगे? वही तरीका जो तरीका भी बता चुके। क्या तरीका है? अब क्योंकि इसी फॉर्मेट में लिखा है तो क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मेट में लेके जाऊंगा मैं। तो क्या तरीका करूंगा यहां पर, माइनस d/dt ऑफ N2, बोलो समझ में आया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3 d/dt ऑफ H2, सही लिखा मैंने, इज इक्वल टू प्लस 1/2 d/dt ऑफ NH3। ये समझ में आ गया? अब एक काम करो, N2 जो था उसकी जगह पे अब देखो माइनस d/dt ऑफ N2 चाहिए, तो ये 2 हटाना पड़ेगा मुझे, तो 2 इधर लाना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा 2 K1 NH3 हो जाएगा बराबर। ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, K2 NH3 ये भी सही जा रहे हैं बराबर। यहां पर 1/2 लिखना ही पड़ेगा, इनटू कितना हो गया K3 NH3। आ गया समझ में? अब NH3 कट गया, तो कितना आ जाएगा 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 2K3, 1/2 K3। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी लिखा जाएगा वो पूर्ण संख्या में लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है।
ठीक है, पूर्ण संख्या में ही लिखा जाएगा। तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो सही आंसर हो जाएगा 4k1 इज इक्वल टू 2k2 इज इक्वल टू k3। ये रहा बेटा सही आंसर। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? चलो ठीक।